हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डे 16 है और डेली टारगेट में 16वीं सीरीज है। और इस सीरीज में 16 नंबर पे आपको हम रिवीजन के लिए बोलेंगे कि आपको केवल जितना आपने डे 15 तक पढ़ा है उस सब का रिवीजन आपको करना है, ठीक। और कल के लिए दोस्तों मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कल मैंने जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में मुझे विलम्ब हो गया था और कुछ कारणों से टेस्ट सीरीज वगैरह को सेट करने की वजह से मैं वहाँ पर व्यस्त रहा। तो इसलिए मैं जो है आप लोगों की क्लास थोड़ा सा लेट डाल पाया था रात में। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आज का समय है, आज सैटरडे है और संडे आपको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं कल क्लास नहीं आएगी, मतलब संडे वाले दिन छुट्टी रहेगी आपकी, और सैटरडे आपको आज मैं जो है रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो आपको आज पूरा दिन है और संडे पूरा दिन है, आपको रिवीजन अच्छे से करना है। अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें दोस्तों। शुरू से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी क्लास में क्या क्या दिया गया था, ठीक है। डे फर्स्ट से ही आपको रिवीजन करना है, वो तीव्र गति से। डे फर्स्ट में मैंने आपको नंबर सिस्टम दिया था, आप सामने देख रहे होगे, ठीक है। नंबर सिस्टम और कॉम्प्रिहेंशन, तो नंबर सिस्टम को एक नज़र में देखना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, आपने अच्छे से उस दिन पढ़ा होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, नंबर सीरीज जहाँ जहाँ से आपने सवाल लगाए, केवल आपको कुछ सवालों को एक दो बार रिपीट करके देख लेना, उनको जहाँ पर आपने प्रैक्टिस करी उनको नज़र जो है डाल लेनी है। फिर आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपीएसपी को देखना है और फंडामेंटल ड्यूटीज, केवल आपको इनको देखना है। एमसीक्यू कहीं से लगा रहे हो तो एमसीक्यू से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन का एक कॉमन तरीका जो है क्या होता है कि आप जो है एमसीक्यू कहीं से लगा रहे हो तो उसी चैप्टर के एमसीक्यू लगा लीजिए, फंडामेंटल राइट्स का लगा लीजिए, डीपीएसपी का लगा लीजिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लगा लीजिए। इकोनॉमी में हमने आपको पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन दिया था, आपने कर लिया होगा। फिर इसी तरह से डे 2 में आपको नंबर सिस्टम बड़ा था, तो डे 2 में भी हमने इसी को बोला, तो इसको भी देख लेना आप। मतलब कहने का मतलब नंबर सिस्टम आपको पूरा करना है। कॉम्प्रिहेंशन एक दो कहीं से भी रैंडमली उठा करके प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि मतलब इसका रिवीजन कैसे होगा, तो इसको कुछ नहीं करना। डेली आप कॉम्प्रिहेंशन लगा रहे हो तो आप इसको कुछ भी नहीं करिए, बस ये कि पूर्ण धारणा के जो प्रश्न है उन पर थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं हम डे 2 में। फिर हमने क्या दिया था पॉलिटी में आपको, ये यहाँ पर चाहे 1 नंबर कर लीजिए, या मैंने चौथा नंबर इसलिए डाल दिया था कि पीछे जो है फंडामेंटल राइट्स को पहला नंबर दिया था, ठीक है, पहला नंबर, और डीपीएसपी को दूसरा नंबर दिया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तीसरा नंबर दिया था। चौथा नंबर मैंने ये डाल दिया था संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको भी दो पार्ट थे, कंपनी का शासन और ताज का शासन, तो इसको भी आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन इसका बहुत सिंपल करना था कि 1776 के बारे में थोड़ा सा रुक करके सोचना है, 81 के बारे में, 84 के, 86, 93, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इनको गौर से देखना है कि 1793 का चार्टर एक्ट है, 1786 का अधिनियम है, 1784 के प्रिंस इंडिया एक्ट है, तो इनमें क्या अंतर है ये थोड़ा सा गौर करना है। थोड़ी देर रुकना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक तरफ से फिर से पढ़ने लगे, एक तरफ से नहीं पढ़ना, उसकी हेडिंग को थोड़ा सा रोक करके, क्योंकि आपने जब पहली रीडिंग करी होगी तो बहुत ध्यान से करी होगी, और दोबारा भी आपको रीडिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोबारा में आप रुक करके उसके बारे में सोचो, जहां दिक्कत आ जाए फिर उसके, मान लो कि रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ रहे थे, आपने पहली रीडिंग बहुत अच्छे से करी, दोबारा आप रीडिंग नहीं करना चाहते, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपने पहली बार, आज पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, आप तो पहले से भी पढ़ रहे हो, 2-4 साल हो गए होंगे आपको पढ़ते हुए, तो आपने इसको तो कई बार पढ़ा होगा। जब आप रुकोगे, अब तो रिवीजन का समय है, तो इसलिए रिवीजन वाली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट को रुकोगे, उसके बारे में थोड़ी देर सोचोगे, फिर आगे बढ़ना है, तो ये रिवीजन का तरीका है। फिर इसी तरह से ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत जो जो अधिनियम है, ठीक है, तो सिंपल यूपीएससी रख देता है, भारत सरकार अधिनियम के बारे में कुछ पॉइंट उठा के रख देगा, ठीक है। 1892 के बारे में, इन्हीं में से अंदर पूछ लेगा बजट की बात, कौन से जो है अधिनियम भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम में की गई थी, ठीक है। फिर इकोनॉमी में बैंकिंग दिया था, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था। ये डे 2 की बात चल रही है, ठीक है, डे 2 मैंने सारी लिस्ट बना के रखी है। फिर डे 3 में मैंने रिवीजन बोला था कि आपको रिवीजन करना, जितना आपने पीछे तक पढ़ा उसका सारा रिवीजन। फिर डे 4 में हमने एलसीएम और एचसीएफ दिया था, तो एलसीएम एचसीएफ का जो है रिवीजन कर लेना आपको। फिर पॉलिटी में मैंने क्या दिया था, पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना, सरकार की प्रणाली। सरकार की प्रणाली में हम लोग क्या चल रहे थे कि संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था आपको देखनी थी। फिर इसके बाद इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया था, इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन दिया था, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। फिर डे 5 में आ जाएंगे हम, तो डे 5 में आपको फिर एलसीएम एचसीएफ दिया था, क्योंकि ये चैप्टर बड़े होते हैं, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध मैंने बताया, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध किसका पार्ट है, सरकार की प्रणाली का ही एक पार्ट ये हो गया, बी, और ये सी नंबर पे आपका केंद्र राज्य संबंध हो गया, सी पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको अलग से, एक चीज़ बतानी थी तो मैंने इसको अलग से रख दिया। फिर इसी के बाद जो है इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अच्छे से पढ़नी थी। इन्हीं में से देखना दोस्तों प्रश्न भी फंसेंगे, और मैंने रिपीटेटिव थीम जो है, रिपीटेटिव क्वेश्चन की प्रकार भी बताएंगे किस तरह से यूपीएससी ने कब कब प्रश्नों को पूछा है। फिर इसके बाद डे 6 में, डे 6 आपका आ गया, जिसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको दिए थे, इसको अच्छे से पढ़ना था, कॉम्प्रिहेंशन आपको करना ही करना है। फिर इसके बाद
अंतर्राज्यीय परिषद आपको पढ़ना है, अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ने हैं किसमें, पॉलिटी में। फिर आपातकालीन प्रावधान बोला था, ये सरकार की प्रणाली में ही आ गए, तो 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने बीओपी फिर से दिया था, एक्सटर्नल सेक्टर को फिर से दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए दिया था क्योंकि इस समय जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो इसको करंट से अपडेट करके जरूर पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी घुमा के प्रश्न पूछ लेगा। अभी मोदी जी ने टर्म के साथ फिर से डीलिंग की है, तो यूपीएससी का बहुत मतलब ये इस समय ज्वलंत मुद्दा है, तो इससे यूपीएससी प्रश्न बनाएगा। फिर डे 7 में हमने फिर रिवीजन बोला था कि आपको डे 7 में रिवीजन करना है, तो जितना अभी तक आपने पढ़ा सबका रिवीजन करना है। फिर इसी तरह से हम चलेंगे डे 8 में, इसमें मैंने फ्रैक्शन दिया था, भिन्न दिया था और कॉम्प्रिहेंशन दिया था। फिर सरकार आ गया, सरकार में कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरह से हमने सरकार के अलग अलग मतलब सरकार के अंतर्गत सरकार में कौन कौन से लोग होते हैं या पद होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक, फिर इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा आ गई थी, तो मैंने आर्थिक समीक्षा के बारे में बता दिया था कि इसको आपको देखना है। तो इसमें भी मैंने आर्थिक समीक्षा में क्या बोला था, प्रस्तावना आपको पढ़नी है और जो जो चैप्टर है उसका पहला जो है प्रस्तावना उसकी पढ़नी। मान लो चैप्टर नंबर 16, तो चैप्टर नंबर 16 के अंतर्गत पहले प्रस्तावना पिछले मतलब एक पेज की जो रहती है उसी को पढ़ना है। फिर डे 9 में आ गए, जिसमें हम परसेंटेज आपको दिए थे, परसेंटेज आपको देखना है। कॉम्प्रिहेंशन में देता ही देता हूँ, तो उसके बारे में बार बार नहीं बताएंगे। फिर इसमें सरकार में आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बोला था, ये भी आपने देख लिया होगा। फिर आर्थिक समीक्षा मैंने दी थी, क्योंकि बड़ी थी, पढ़ने में समय लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसको फिर से दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ फिर डे 10 में आ गए, डे 10 आ गया। ठीक, अब मैंने ये क्या बोला था, क्योंकि बजट आ गया था तो मैंने बोला था आपको संसद टीवी या डीडी न्यूज से सिर्फ बजट देखना अच्छे से। फिर इसके साथ साथ रिवीजन करने की, इसकी जितना आपने पढ़ा सबका रिवीजन। अब दोस्तों बताइए, इतना रिवीजन करा के दे रहे हैं, जितना आप पढ़ रहे हो उतना तो आपका कंठस्थ है ना, उससे कुछ भी पूछेगा आप आराम से बता लोगे। फिर चलते हैं डे 11 में। डे 11 में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, कॉम्प्रिहेंशन दिया था, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मंत्रिमंडलीय समिति बताई थी और संसद बताया था। ठीक है, तो इसके साथ साथ बेरोजगारी और बजट इकोनॉमी में दिया था, तो ये आपने बजट देखा होगा, उसको बजट मैंने वीडियो भी डाला था, आप चाहो तो उसको फिर से देख लो, या ना देखो तो बहुत स्पीड में लगा के देख लो, जहाँ जहाँ फंसो वहाँ पर किताब से देख लो, ये किताब ही पढ़ लो, जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो ही देखो। फिर मैंने बोला था आपको अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से देखना है, क्योंकि ये आप पता ही है कि भारत की स्थिति क्या है। फिर इसके साथ साथ डे 12 में आ गए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इसमें आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, रीजनिंग के मैंने चैप्टर दिए। फिर हिस्ट्री में मैंने क्या दी थी, हिस्ट्री में क्या पढ़ना था, रिवीजन करना, मतलब रिवीजन का मतलब हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री, 6 क्लास की हिस्ट्री में ये आपकी प्राचीन भारत से संबंधित है, तो इसमें नई वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी थी। ठीक, इसमें फिर मैं और बुक्स अभी बताऊंगा आपको कि इसके बाद आपको हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो हिस्ट्री आपको कैसे पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री में आप 6 क्लास की एनसीईआरटी प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी, सॉरी 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला भाग न्यू एनसीईआरटी का, प्लस इसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी 11th की आपको राम शरण शर्मा सर की, बस ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर इसी के बाद जो मेडबल आप पढ़ोगे, तो मेडबल में भी आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी जो नई वाली है उसका सेकंड पार्ट, प्लस ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें आपको सतीश चंद्रा सर की बुक पढ़नी है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी, तो 8th क्लास में आपकी 2 भाग है, जो अब नई आ गई उसमें एक ही भाग है, तो आप अपने स्तर से देख लेना इसको। फिर 12th क्लास का तीसरा भाग प्लस के साथ ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा सर की बुक पढ़नी है। ठीक है, ये पीटी के लिए हो गया। इसके अलावा आप हिस्ट्री में मत जाना, कहीं और फंस जाओगे आप। इसके साथ साथ आपको जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी में अर्जुन देव सर की ओल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, और इसके साथ साथ 9th 10th की वो पढ़नी, लेकिन वो इतनी कामदायक इसलिए नहीं होती कि हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न मेंस में नहीं आते, बहुत ज़्यादा 4। पहली बार जब यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया 2013 में, तो 2014 में 4 प्रश्न आए थे। ठीक है, इसी बार इसकी बाद इनकी संख्या घटती गई बढ़ती गई, तो 4 से ज़्यादा अभी तक प्रश्न नहीं पूछे। फिर इसके बाद आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना था, सिर्फ 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी थी। फिर डे 13 में आ गए, तो डे 13 में मैंने नया चैप्टर रीजनिंग में दिया था, कैलेंडर। फिर इसके साथ साथ 6 क्लास की न्यू एनसीईआरटी फिर से बोला था कि इसको पढ़ेगी, क्योंकि लंबी थी, दो लंबी का मतलब 2 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो पढ़ने में हो सकता है दिक्कत हुई हो। फिर हिस्ट्री मैंने उसी को फिर बोला था कि आपको फिर से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद डे 14 में आ गए, इसमें मैंने आपको बताया था सिलोजिज्म, जिसमें न्याय निगमन, नया चैप्टर रीजनिंग का। फिर इसके बाद हिस्ट्री 7th क्लास की बोल दी थी, आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, फिर इसी से मैंने ज्योग्राफी बोल दी होगी 7th क्लास की, तो इतना आपने पढ़ लिया। आज जो है मैंने, आज नहीं मतलब कल मैंने जो है डे 15 बोला था। डे 15 मैंने नई चीज़ बताई थी आपको, सीरीज, और इसके साथ साथ हिस्ट्री का 8th क्लास की बुक, और इसके साथ साथ 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक, ये पढ़नी है। और फिर हम आ गए अपने आज के दिन में, सिर्फ इतना जो है आपको पूरा करके रिवीजन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से रिवीजन करना दोस्तों, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करा दूंगा, बिल्कुल परेशानी होना, ऐसा नहीं सोचना कि एनवायरमेंट के चैप्टर देंगे कि नहीं देंगे। एक बार भरोसा करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।